समुद्र हो गया सर। अरे भाई ऐसा नहीं अरे है, मतलब पानी है लेकिन अभी अभी फिलहाल इतना नहीं गिर रहा। खजुराहो आने का प्रोग्राम था, अब तुम कैंसिल करवाओगे? अभी तो मतलब गांव देहातों में ज्यादा पानी भर गया है, बाकी तो नॉर्मल है सिचुएशन। चलो तो ठीक है। चलिए हम लोग सर अब आपकी आवाज आ रही है, आप आवाज स्टार्ट आ रही है, कर दीजिए। आवाज आ रही ना मेरी? हाँ सर। ठीक है। सर हम यस लोग सर। ग्रंथमिति की जो चर्चा चल रही थी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें यही है कि ग्रंथमिति जो है जितने प्रकार के अब चाहे मतलब किसी प्रकार के प्रकाशन है, उसका अध्ययन, उसका मापन, द स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ द पब्लिकेशन पैटर्न्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ देयर ऑथरशिप, ये है। मतलब ये कि इसकी जितने प्रकार की, वो चाहे हमारी किसी भी प्रकार का कोई प्रकाशन है, किसी भी कोई भी वर्गीकरण है, मतलब वर्गीकरण क्या, जो भी उसका एज ए मतलब क्लास वाइज, क्लास वाइज उनकी उपयोगिता है ना, उनकी महत्ता, इसका हम स्टेटिस्टिकल या हमको मैथमेटिकल पदों के आधार पर इसकी रचना करना। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप सीधा सीधा मान लीजिए कि गणना के लिए प्रयोग होता है। अब अगर जैसे वो बिब्लियोमेट्रिक है, मतलब बिब्लियो मीन्स वही ग्रंथ, तो ग्रंथ मिति, ग्रंथ का जो है मापन करना, या वेबोमेट्रिक्स, आजकल वेबोमेट्रिक्स भी बहुत है और इस पर आप देखिएगा, इस पर रिसर्च के टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे बन रहे हैं, वेबोमेट्रिक्स। अब इसमें क्या करते हैं, वेबसाइट्स, अब देखिए सूचना प्राप्त करने का ये भी एक सोर्स है ना, वेबसाइट। किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी संगठन, किसी भी संस्था से संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, उनकी वेबसाइट्स, उनकी वेबसाइट पर चले जाइए, आप देख लीजिए। तो अब लाइब्रेरी साइंस में ये एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेबोमेट्रिक्स है ना, ये वेबोमेट्रिक स्टडी ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटीज, मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट्स का कंपैरेटिव स्टडी। जीवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वो कैसी वेबसाइट है, किस किस प्रकार की उसमें सूचनाएं हैं, कि क्या 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 कंटेंट्स हैं, उनका तरीका क्या है, उनके हिट डेली यूज करने वाले कितने हैं। इधर विक्रम यूनिवर्सिटी की, फिर वो आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, चित्रकूट और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, इस तरीके से स्टेट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स का स्टडी करना। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये है क्या चीज। भाई किसी की वेबसाइट कितनी, किस तरीके से बनी है, उसके कंटेंट्स कैसे हैं, उसमें फोटोज का प्रयोग कैसे किया गया है, उसमें यूजर्स से संबंधित जानकारी कितनी सटीकता से है, उसमें जो लिंक्स दिए गए हैं उसका क्या तरीका, मतलब किस किस सर एक फॉर्मेट में। हाँ क्वेश्चन सर, जैसे ये स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है, हाँ तो हम जो बिब्लियोमेट्रिक में कुछ क्राइटेरिया, कुछ फॉर्मूलाज फिट करते हैं क्या बिल्कुल उसको बिल्कुल मेजर करने के लिए? बिल्कुल। अब उसमें जैसे बिब्लियोग्राफिक स्टडी, बिब्लियोग्राफिक स्टडी ऑफ, मतलब किसी एक विश्वविद्यालय में कुछ एक टाइम, एक निश्चित समय ले लिया आपने, एक टाइम क्या कहेंगे उसको, एक पीरियड, टाइम पीरियड की ये 2000 से 2020 के बीच में 20 सालों में जो जितनी थीसिस सबमिट हुई है उनकी बिब्लियोग्राफिक स्टडी, उसका एनालिसिस एंड एन एनालिसिस। अब उसमें क्या करते हैं, सबकी थीसिस की बिब्लियोग्राफी
मतलब वो डेटा कलेक्ट किया जाता है कि ट्रेंड क्या रहा इनका। भाई लाइब्रेरी साइंस के लोग बिब्लियोग्राफी में ये चीज देते थे। कितने साल 5 थीसिस सबमिट हुई थी इस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी साइंस की, और वो इनका बिब्लियोग्राफी इस तरीके का था। फिर दूसरे साल, तीसरे साल, या कुछ बना लिया कि 5 साल के, 2000 से 2005 तक के, 2006 से 10 तक के, 2011 से 15 और 2015 से 2020 तक के, इस तरीके का ग्रुप बना लिया। अब उसमें की आर्ट्स फैकल्टी की थीसिस, उनकी बिब्लियोग्राफिक, उसकी एनालिसिस कि भाई वो किस तरीके या कौन कितनी चीजें जो हैं वो कॉमन रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या उनमें बदलाव आ रहा, इसका अध्ययन, ये थीसिस, ये रिसर्च का टॉपिक है। ऐसे भी रिसर्च हुई है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं किसी के लिए मैंने डेटा कलेक्शन का काम किसी समय किया था, जब मैं पढ़ता था अपने समय में, तब मैं ये काम किया था डेटा कलेक्शन के लिए। वो पूरा जैसे ह्यूमैनिटीज के और सोशल साइंस के 4-4, 5-5 विषय का, और विगत 10 सालों का क्या करते थे, टाइटल पेज की फोटो, भाई ये टॉपिक इस ईयर का, इसकी बिब्लियोग्राफी ये थी, इसका टाइटल पेज, फिर उसकी बिब्लियोग्राफी, फिर उसका, इस तरीके से वो पूरा कलेक्ट करना डेटा, और फिर उसकी एनालिसिस। आप समझ रहे हैं ना? जैसे एक चीज आप और कर सकते हैं, अब ये सर इसमें लॉज भी लगते हैं? हाँ? सर इसमें लॉज लगते हैं ना, जिप लॉ, लोट का लॉ, अभी आगे ब्रैडफोर्ड लॉ। आगे बताऊंगा। यस सर, इसमें क्या होता है सर, मैं बताऊं सर। जो बिब्लियोमेट्रिक्स है सर, इसमें मेनली सर जितने भी टेक्स्ट चीजें होती हैं या जर्नल होती हैं, लेख होते हैं, वो सारे अपन साइंटिफिक मेथड से उसको न्यूमेरिकली काउंट करते हैं और उसको कंपैरेटिवली एनालिसिस करते हैं। अब इसके टेक्निक भी होते हैं, जैसे कि साइटेशन काउंट कर सकते हैं, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा पब्लिकेशन, कौन सी मैगजीन, जर्नल ज़्यादा साइटेड हो रही है, इम्पैक्ट फैक्टर मेजर कर सकते हैं। इसमें बोर्डफोर्ड लॉ, लोट का लॉ, जो ऑथर प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ों को मेजर करती है, और स्केटरिंग, बोर्डफोर्ड जैसे स्केटरिंग को मेजर करता है कि इसका स्केटर कितना है, फैलाव कितना है, तो इससे संबंधित होता है। और सर साइंस्ट्रोमेट्रिक भी बताऊंगे बाद में सर, समरी कर देना सर। मतलब है वही चीज, चाहे वो, हाँ मतलब साइंस्ट्रोमेट्रिक में सर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट भाई वो साइंस जो रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या कंट्री में, उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या कितना कौन सा साइंटिफिक जर्नल साइटेड हो रहा है, वो सब कंपैरेटिव रहता है। अब एक बात आती है कि ये लाइब्रेरियंस के लिए क्यों उपयोगी है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, आपको तो ये ध्यान देना है, इसकी आवश्यकता क्या है। हम तो ये कहते हैं सामान्य बात है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या बिब्लियोमेट्रिक्स इसकी जरूरत क्या है। तो उससे क्या है कि आपको उस टर्म्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है। भाई ये जरूरत क्या पड़ गई, ऐसी क्या चीज है कि हम बिब्लियोमेट्रिक का अध्ययन करने लगे, जबरदस्ती का सब ले आए, बड़े विद्वान बन करके कहे बिब्लियोमेट्रिक, ये इसकी उपयोगिता है क्या। तब इसकी जब उपयोगिता पर आप ध्यान देंगे, बस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये है क्या चीज। भाई ये यही है कि जो इसमें मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस प्रकार का है, उसकी लैंग्वेज, या कोई भी इस तरीके की, मतलब या उसका सोर्स, उसके लेखक के बारे में, उसके साइटेशन के बारे में, जैसे अभी धीरेन्द्र जी ने कहा। तो अब यही सब क्या है कि उसकी एक प्रकार से क्वालिटी की गणना आप कर रहे हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोग इसका ज्यादा लोगों के काम की चीज है, कितना ज्यादा उपयोगी है। क्योंकि अब इस समय तो सूचना क्रांति का युग है, यदि इन सबको अध्ययन करके हम नहीं छांटेंगे अच्छी चीजें, तब तो भर जाएगा, मेरी लाइब्रेरी भर जाएगी कूड़ा से। कूड़ा को मतलब नहीं, कम उपयोगी चीजें भर जाएंगी, और जो अत्यधिक उपयोगी चीज है वो नहीं रहेगी मेरे पास।
अत्यधिक उपयोगी क्या है, कौन से पाठ्य पुस्तक, कौन से जर्नल्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन सी सूचनाएं ज्यादा उपयोगी हैं, इसको पता करने के लिए इस तरीके की गणना की जाती है। कुल मिलाकर के ये है, इसका जो क्वांटिटेटिव जो गणना है उसको क्या करते हैं, फिर हम क्वालिटेटिव पर चले जाते हैं। मतलब ये कि करते गणना हम क्वांटिटेटिव पर है, उसका जो मात्रात्मक, लेकिन उससे निकालते क्या है, उसकी क्वालिटी देख लेते हैं। भाई ये इसकी ज्यादा मात्रा में ये चीज है, इसका मतलब कि ये ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, ये ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा उपयोगी है ये। इससे क्या होता है कि हम कम खर्च में और ज्यादा उपयोगी चीज अपनी लाइब्रेरी में रख सके। हमारा जो वो है, जो प्रमुख, यानी जो कह सकते हैं अच्छे जो पब्लिकेशंस हैं उसकी पहचान कर सकें हम, या जो भी पब्लिकेशंस उनका जो इम्पोर्टेंस है उसके घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको ये क्लासिफाई कर सकें डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये ज्यादा महत्वपूर्ण, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये चीज है, पहले हम इसको मंगाएंगे और मेरे पास बजट है, फिर हम इसको मंगा लेंगे। कम महत्वपूर्ण, उससे कम वाला फिर है तो मंगाएंगे, नहीं तो नहीं मंगाएंगे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो चीज तो लेंगे ना पहले। भाई जैसे हम आप हैं, भोजन की व्यवस्था घर में करनी है तो हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पास बजट है, पहले क्या देखते हैं जो ज्यादा आवश्यक चीज है, भाई खाने की व्यवस्था पहले, उसके बाद और पैसे हैं मेरे पास, मेरा बजट और है, तब हम फिर और कुछ चीजें नाश्ते में कुछ और ऐड करेंगे, और बढ़िया जिसके पास बजट है फिर और सोचेगा। लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति वो लंबी लंबी प्लानिंग कर ले और पता चला कि खाने की व्यवस्था नहीं है, नाश्ता बढ़िया बनवा लिया घर में, अब भोजन नहीं है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी क्या है पहले वो, फिर उसके बाद की चीजें। ये इसीलिए अब बात आती है जो बिब्लियोमेट्रिक है ना। अब उसमें क्या आता है, एक तो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव मतलब विवरणात्मक है ना, विस्तृत अध्ययन करना। दूसरा होता है बिहेवियरल स्टडी जो है, यानी व्यावहारिक अध्ययन। उसमें कोई भी प्रकाशन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फॉर्म, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्लेस क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, किस सब्जेक्ट का है, या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। कंटेंट एनालिसिस। अच्छा एक चीज और, एक अभी ध्यान आ गया हमको, कंटेंट एनालिसिस भी आप लोगों को जानना चाहिए। विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, ये भी करना होता है। कंटेंट्स की एनालिसिस करना, जो उसमें कंटेंट्स हैं वो कितना अच्छा है, इस बुक में क्या कंटेंट्स कैसा है, इस बुक का कंटेंट्स कैसा है। लेकिन ये कैसे, इसकी गणना कैसे कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज की तुलना एक समान के साथ हो पाएगा। जैसे लाइब्रेरी साइंस की किसी पेपर की, मतलब मान लीजिए कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पुस्तकालय प्रबंधन की किताब है, अलग अलग ऑथर्स ने लिखा है, 4 5 6 10 ऑथर की किताबें हैं, उसकी कंटेंट एनालिसिस करनी होगी। उनमें से सबसे अच्छी कौन सी कंटेंट्स किसका है, उसके बाद किसका, उसके बाद किसका, तो उस हिसाब से करेंगे ना आप वो कंटेंट एनालिसिस। अब ये नहीं कि कोई फिजिक्स का है, कोई लाइफ साइंस का है, उसका कंटेंट एनालिसिस कहाँ से हो पाएगा। ये कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा आपका एक्सपर्ट ये चीजों को फंसाने के लिए कि आपका ये फंडा क्लियर है कि नहीं, तो मतलब ये कि उसका प्राइस, ये सब चीजें भी आती, सर्कुलेशन है ना, उसका फॉर्मेट, उसका साइटेशन इंडेक्स भी, कितना ज्यादा साइट हो रहा है, ये इस किताब का साइटेशन इंडेक्स कितना है, ये चीजें मतलब
जर्नल का या इस लेख का, इस तरीके से। अब बात आती है कि इसकी जो है यूटिलिटी, इसकी उपयोगिता क्या है बिब्लियोमेट्रिक्स की। तो उसमें यही है कि हमारे जो भी लिटरेचर जो पब्लिश हो रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी की गणना करना। जो भी हमारे पब्लिकेशंस के जो प्रकार हैं या उसकी जो भी उसकी अमाउंट है उसकी गणना करना, उसका पैटर्न क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है उस प्रकाशन का, या हमारे सोशल चेंज की पर क्या असर है इस प्रकाशन का। ये सब चीजों, यही इसकी उपयोगिता है। अब बात आती है कि इसका उपयोग हम क्या कैसे कर सकते हैं। बिब्लियोमेट्रिक्स यानी यूज ऑफ बिब्लियोमेट्रिक्स, इसका उपयोग एक सर्विस और दी जाती है ना, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी सर्विस है ना एक, अरे सूची, पुस्तकों की सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची होती है ना बिब्लियोग्राफी। तो या बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, संदर्भ ग्रंथ सूची की सूचियां, सूचियों की सूची, ये तो सब सर्विस है। अब कुल मिलाकर के ये है कि ये देखा जाता है कि जो ये आपका क्या कहेंगे इसको, ये जो कंटेंट एनालिसिस है ना, उद्धरण विश्लेषण है, या आपकी जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है, या जो आप बिब्लियोमेट्रिक से जो आपके डेटा कलेक्ट हुए हैं उससे क्या होता है कि हमारे लाइब्रेरियन या हमारे लाइब्रेरी की मैनेजमेंट को, हमारी लाइब्रेरी के प्राधिकारी को निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसी के आधार पर उसकी गुणवत्ता की का आकलन कि हाँ भाई ये ज्यादा जरूरी है ना। और जो अच्छा बात ये आती है, ग्रंथ मिति की तो ये बात हुई है ना। अब ग्रंथ मिति में जो मिति है, मैट्रिक्स है, गणना कैसे करते हैं उसके जो आप लोगों ने भी चर्चा की, लोटका और चिफ, ये जो अलग अलग विद्वानों ने फार्मूला दिया अपना 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 तरीका, सबका अपना अपना तरीका है। तो जैसे खास करके जो बिब्लियोमेट्रिक्स में कहीं सिंपल परसेंटेज से ही, एवरेज के आधार पर, या मीन मीडियन मोड का आधार, या कुछ पब्लिकेशंस के जो है उनकी गणना के लिए कुछ अलग टाइप से एक एनालिसिस कर लिया। तो ये, तो अब जो इसके एनालिसिस के लिए एक है लोटका, लोटका का जो है सूत्र है, ये अल्फ्रेड जे लोटका, इन्होंने 1926 में इन्होंने नियम दिया था, इनवर्स स्क्वायर। स्क्वायर जानते हैं आप लोग, वही जो ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, इनवर्स स्क्वायर मतलब विलोम वर्ग, उल्टा वर्ग में चलता है ये। मतलब ये जो नियम है ये एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्च पेपर्स, शोध पत्र की उत्पादकता की बिब्लियोमेट्रिक गणना है, ये एनालिसिस है, खास करके शोध के क्षेत्र में। भाई इसमें तो उन्होंने जो लोटका ने क्या इसमें दिया, सिंपल सी बात समझिए आप लोग, बहुत लोटका का फार्मूला लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां पर ये पूछा जा सकता है कि ये लोटका का फार्मूला किससे संबंधित है, वो आपको भ्रम में डालेंगे। ब्रेडफोर्ड का, जैसे वो पुस्तक चयन का सिद्धांत, ऐसे भ्रम में डाल दिए। लेकिन आप तो यहाँ कंफर्म रहिए ना, लोटका की बात आ गई तो ये बिब्लियोमेट्रिक ग्रंथों की क्या कहेंगे उसको, एक ये सांख्यिकीय है ना,
या उसकी मैथमेटिकल, उसकी गणना, उसके आधार पर गणना की वो कितना महत्वपूर्ण है ग्रंथमिति की, ये है। और उसमें ये लोटका का फार्मूला है। लोटका ने क्या कहा, उन्होंने एक सूत्र दिया इसके लिए कि भाई अगर कोई शोध पत्र प्रकाशित पब्लिश करने वाले लेखक की संख्या यदि n है, उन्होंने ये कहा, तो 2 शोध पत्र प्रकाशित कराने वाले लेखकों की संख्या n के इस इनवर्स स्क्वायर के बराबर होगी, यानी 1/n स्क्वायर होगा, 1/n स्क्वायर होगा। ये उन्होंने कहा, ये होना चाहिए, उनका ये कहना था। यानी उन्होंने कहा कि अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने 2 शोध पत्र, का मतलब हुआ n = 2, तो अगर वो प्रकाशित करता है, तो वो शोध प्रकाशित कराने वाले वो जो साइंटिस्ट है, उसकी संख्या क्या होगी, 1/n स्क्वायर, यानी 1/2 स्क्वायर, 1/4। लेकिन उन्हें कहा जब 3 होगा, किसी ने 3 पेपर पब्लिश कराया, तो 1/3 स्क्वायर, यानी 1/9। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा 1/4 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर। इससे जो हमारा जो क्या गणना जो रिजल्ट आ रहा है कि 3, 4, 5, 6 शोध पत्र प्रकाशित कराने वाले लेखकों की संख्या अपेक्षित होगी। मतलब क्या है, एक या अधिक संख्या में शोध पत्र प्रकाशित कराने वाले रिसर्चर्स की संख्या एक शोध पत्र प्रकाशित कराने वाले रिसर्चर्स के अनुपात में क्रमशः घटती ही चली जाएगी। तो घटेगी भाई, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इनवर्स स्क्वायर, एक या अधिक संख्या में रिसर्च पेपर पब्लिश कराने वाले रिसर्चर्स की संख्या एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराने वाले रिसर्चर्स के अनुपात में क्रमशः घटती चली जाएगी। आप समझ रहे हैं, क्रमशः घटती चली जाएगी। क्यों होगी, अब देखिए, इन्होंने जो ये फार्मूला दिया है 1/n स्क्वायर का, उसके अनुसार ये था कि हम उच्च, यानी एक प्रकार से हाई प्रोडक्टिविटी रिसर्चर्स की उनकी जो रिक्वायर्ड, उनकी जो अपेक्षित संख्या है, वो वास्तविक संख्या से कितनी कम या ज्यादा है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि पब्लिकेशंस की अपडेटेड जानकारी रख सकते हैं। अब पब्लिकेशन की क्या है भाई, ज्यादा पब्लिकेशन बढ़ता जा रहा है कि घटता जा रहा है, ये इनके अनुसार, ये ग्रंथमिति की गणना करने का लोटका ने दिया, और इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। दूसरे विद्वान हैं जिफ का नाम सुना आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा ही होगा। जिफ कौन है, जॉर्ज किंग्सले जिफ। इन्होंने जो उनका सूत्र है, उनसे इनका अलग है, वही जो बताया था अभी धीरेन्द्र ने, स्कैटरिंग वाला है, लॉ ऑफ स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटर, विकिरण। यानी जो ब्रेडफोर्ड हैं, इन्होंने क्या कहा कि ये जो वो है जो ग्रंथमिति है ना, जो बिब्लियोमेट्रिक, इसकी गणना के लिए उन्होंने ये कहा कि जितने रेफरेंस हैं, उन्होंने 3 भाग में उसको बांटा, और 3 उसके अलग अलग जोन बनाए। उनके अनुसार क्या हुआ, 1:1:n:2। 1 का मतलब हुआ कि पहले जोन में, मतलब 3, एक 1/3, ये इनकी शोध पत्रिका की संख्या।
इसके प्रकार जो n का रेशियो है, उससे जो पहला वाला जोन है, उससे संदर्भित पत्रिकाओं की संख्या के का सेकंड जोन उससे भाग देने पर प्राप्त होगा। और जो तीसरा जोन है, उन्होंने कहा कि उसमें जो अपेक्षित पत्रिकाओं की संख्या है वो n के मान का n2 होना चाहिए। यानी इस नियम के अनुसार ये है कि ये शोध में तो लागू करने में कठिनाई आती है, ये प्रॉब्लम, लेकिन ये है बहुत सरल वास्तव में। यानी जितने भी ये आपकी पत्रिकाएं हैं, इनकी जो वो क्या कहेंगे रेफरेंसेस हैं, इनकी रेफरेंस संख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित कर लें और एक क्युमुलेटिव रेफरेंस जोड़ते जाएं। क्युमुलेटिव आप लोग जानते हैं ना, वो जो नहीं क्या कहते हैं उसको, संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव। इसका 2, फिर अगर नीचे का 2 है तो वो 4, फिर उसी 4 में नीचे अगर 1 है तो फिर वो 5 बन गया, फिर 2 है तो फिर 7 लिख देंगे, इस तरीके से क्युमुलेटिव। देखिए इसको लेकर के बहुत कोई टेंशन में मत आइएगा। जिसका तो लोटका, ब्रेडफोर्ड और जिफ, इनका अगर जिनका तैयार है वो ठीक है, और जो नहीं तो अभी सरल भाषा में इसको समझ लीजिए। बस मेरा हमारा हमेशा यही रहता है कि सर आप लोग बहुत सर किताबी भाषा में मत पढ़िएगा, क्योंकि अब आपको ऑब्जेक्टिव सर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, आपको तो वहां पर थोड़ा सा बता देना है ये किससे रिलेटेड है, बस हो गया। सर ये हाँ सर लोटका ला जो है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑथर पब्लिकेशन की बात करता है ना, हाँ और ब्रैडफोर्ड ला जो है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ आर्टिकल जनरल पीरियोडिकल की बात करता है। हाँ सीधे शब्दों हाँ में तो सर यही कह सकते हैं ना, तो इसमें बस संतुष्ट हो बस जाएंगे इतना ही वो। बोलना है, इतना ही बोलना है। अगर वो अंदर पूछेगा तब इतना बोलना है, नहीं ये भी नहीं। बिब्लियोमेट्रिक या वो उसने कह दिया कि भी ब्रेडफोर्ड का नाम सुना गया है, ये इन्होंने कौन, ये किस टॉपिक पर इन्होंने या किस पर विचार इनका है, तो आप बस बता दीजिए सर बिब्लियोमेट्रिक्स। बिब्लियोमेट्रिक्स ये क्या है, तब बिब्लियोमेट्रिक बता दीजिए। फिर कहेंगे बिब्लियोमेट्रिक अच्छा कोई वेबोमेट्रिक ही होता है, तो वो बता दीजिए आप। ये इस तरीके का, या उसने ही शुरू कर दिया बिब्लियोमेट्रिक ये ग्रंथ मिति होती है क्या है, तब आप ग्रंथ मिति को बता दीजिए। फिर ग्रंथ मिति की उपयोगिता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, ये चर्चा हुई है। अब इसमें ये 3 लोगों के जो 3 विद्वान हैं, इन्होंने अपना उसकी गणना करने का इन लोगों ने अलग अलग अपने नियम दे दिए हैं, बस है ना। कोई कह रहा भाई ऐसे ऐसे करने से हम सही चीज पहुंचेंगे, कोई कह रहा इस चीज का गणना कर लेंगे तो हम सही पर पहुंचेंगे। जैसे आप लोग ही हैं, क्या क्या किए होंगे, रिजल्ट आ रहा है तो, या अभी अभी कि इतना नंबर पाने वाले, इतने नंबर पाने वाले, इतने नंबर, क्या करते हैं ये सब, आप भी तो कोई ना कोई मैट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं ना, आप भी तो सीधा सीधा कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब चीजों में, ऐसी चीजों में यही होती है, किसी चीज की क्वालिटी का पता करना, किसी चीज की उपयोगिता के बारे में पता करना है अगर आपको, तो ये कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई एक तकनीक, एक कोई जस्टिफिकेशन जिसके अंतर्गत हो। अब तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपना अपना नियम दिया अपने हिसाब से, है ना, और कोई खास बात नहीं है। भाई ये क्या किया, क्युमुलेटिव रेफरेंस, इन्होंने कहा ये जोड़ते जाएं, और जितने रेफरेंस हैं उनका 1/3 1/3 इसका जो आएगा रिजल्ट उसको निकाल लीजिए, और फिर जो आपने टेबल बना के रखी है 3 जोन के में, उनकी वो संख्या को नोट कर लें, और इसका इस नियम का जब पालन करेंगे, और जो गणना करने पर किसी भी विषय की जितनी शोध पत्रिका, उनको 3 विभागों में विभाजित कर देंगे आप, 3 पार्ट में, कि पुस्तकालय की जो फर्स्ट ग्रुप है शोध पत्रिकाओं का अर्जन करते हैं, भाई यदि बजट उपलब्ध है तो हम पहले वाले को करेंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे। 3 ग्रुप बना दिया इन्होंने,
अब तो क्लियर हो गया होगा ना। 1 जी सर क्लियर है। रेशियो n 2। देखिए जो लोग इस चीज को जानते हैं पहले से, उनका थोड़ा और क्लियर हुआ। जो मान लीजिए कि इस चीज से अछूते हैं, तो उनको भी डरने की बात नहीं है। अब आपने ये देख लिया कि ग्रंथमिति क्या है, बिब्लियोमेट्रिक, कोई घबराने की बात नहीं। वहां पूछा जाए तो ये नहीं लगे आपको कि अरे पता नहीं क्या पूछ लिया, या हम जानते थे बिब्लियोमेट्रिक में वो ब्रेडफोर्ड और वो जिफ का कोई लोटका का रूल था, वो याद नहीं आया। आप बता ले आ जाए बस, सरल शब्द में, अपनी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उस चीज को वहां बता ले जाए, बस हो गया। इंटरव्यू को मैं आपको पहली क्लास से ही ये बताना शुरू किया हूं कि बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा में ही रहेगा, और उसी के अनुसार आप तैयार भी कीजिए। बहुत किताब लेकर के मत पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बेडफोर्ड लॉ और लोटका पढ़ने की जरूरत अब नहीं है आपको। आपको तो बिब्लियोमेट्रिक क्या है बस ये जानिए। ब्रेडफोर्ड या लोटका या जिफ, थोड़ा सा उसकी चर्चा करिए, हो गया। बहुत परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भाई। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? परेशान तो नहीं हो रहे हैं बहुत। एक नो जिफ, सर। एक जिफ है। जिफ का मतलब ZIPF, जिफ। एक विद्वान है जॉर्ज किंगसेल जिफ। इसका जिफ का सूत्र, इनका क्या था? इनका ये था कि जो भी पब्लिकेशन है उसकी टाइटल में जो वर्ड यूज हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी संबंधित है। यानी कोई एक वर्ड उस टाइटल में कितनी बार आया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट या और टाइटल, इसकी गणना की जाती है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट्स भी कहते हैं। ये न्यूनतम प्रयत्न का नियम है। लीस्ट एफर्ट, सबसे कम, मतलब सबसे आसान कह सकते हैं आप, जो जिफ का सूत्र है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी बहुत बड़ी कोई पाठ्य विषय वस्तु है, उसमें जो टाइटल में जो भी वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम अब घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो उससे क्या होगा कि किसकी ग्रंथ के किसी भी दिए गए शब्द की स्थिति, उसको आर से इन्होंने इंगित किया, और उस शब्द की आवृत्ति एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, इसके विपरीत समानुपाती। मतलब जिफ का फार्मूला यह है, R इज इक्वल टू 1/f। ये है, मतलब ये R क्या, रैंक ऑफ वर्ड्स, F है उसकी आवृत्ति, बस आप ये मान लीजिए। और ये फिर उसके बाद लॉग टेबल से इसमें जो है वो निकाला जाता है, तो उसकी आपको वहां कोई गणना नहीं करा रहा है। आपको तो बस ये जान लीजिए कि ये जो लोटका, ब्रेडफोर्ड और जिफ, इन 3 लोगों ने इसको, इसकी मैट्रिक के लिए फार्मूला दिया है अलग अलग तरीके से, बस। अब अगर आपका तो ऑब्जेक्टिव, सर इसमें जीप्स लॉ में सर क्वालिटेटिव कंटेंट का कैसे पता चलेगा सर इसमें? भाई ये सबसे सरल चीज इन्होंने पकड़ा ना। इन्होंने तो केवल बस टाइटल को पकड़ा, अब बस। अब सर जैसे कि कोई बुक है सर, उसमें 10,000 वर्ड है। हाँ 10,000 वर्ड में जैसे कि दा है, दा 980 बार आया है, वो सबसे ऊपर दे दिया। नहीं 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 नहीं, ए है वो आप कंटेंट्स में क्यों चले गए? ये तो केवल टाइटल ओनली टाइटल, ओनली टाइटल का ये कर सिर्फ रहे टाइटल। हैं। ओके सर, ओके। ओनली और उसके अंदर सर जो वर्ड सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ उसको रैंक 1 दे देंगे, उसके बाद में जो सेकंड पे जो रिपीट हुआ उसको रैंक 2 दे देंगे, ऐसे रैंक देते रहेंगे सर इसमें। हाँ 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 हाँ, इनका तो मतलब अब ये, जो सर सबसे टॉप पे सर वो सबसे बेस्ट माना जाएगा क्या, इसका मतलब ये हाँ इसमें हाँ हाँ मतलब? हाँ हाँ। ओके सर, ओके अब ओके। इसमें क्या किया कि इन्होंने क्या किया है कि यदि कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, उसमें जो वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी गिनी जाती है और घटते क्रम में व्यवस्थित की जाती है। अब आपको मैं बताऊं, जैसे लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स हैं, मतलब रिसर्च पब्लिकेशंस हैं ओवरऑल। अब आप देखेंगे कि वर्तमान समय में अगर कोई रिसर्च करेगा तो किस पर करेगा?
एआई पर कर रहा होगा ना, यूज ऑफ एआई इन लाइब्रेरी सर्विसेज। तो जिफ के अनुसार क्या है, एआई की आवृत्ति ज्यादा है। तो भैया जो जो एआई वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो जो हैं, उनको पहले खरीदना है। इस समय उसी की डिमांड है, उसी की बाढ़ आई है। अब आप समझ गए होंगे अंतर कहाँ आ रहा है। ऐसा नहीं कि जिफ ने, जी सर जी सर इससे आइडिया लग जाएगा कि जिस जिस वर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इस चीज पे ज्यादा रिसर्च हो रही है एक तरह से भाई आर्टिकल में। भाई क्या है, इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कि 100 क्या कहेंगे इसको, टाइटिल, 100 टाइटिल को लिया, जी 100 टाइटिल की लिया, गणना कर रहे हैं, और उस 100 टाइटिल के अलग अलग वर्ड्स बना लिया। जी सर हर मतलब हर टाइटिल में मुख्य जो कीवर्ड्स हैं उसको ले लिया, दूसरे का कीवर्ड्स, तीसरे का कीवर्ड्स। अब ये देखा जा रहा है कि भैया ये जो 100 इधर साल भर में जो 100 टाइटिल हमने मतलब पब्लिश हुए हैं, आए हैं, इन 100 टाइटिल में से 80 लोग केवल एआई का उपयोग कर रहे हैं हर जगह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी न किसी रूप में ले आ रहे हैं, है ना, यूज सर। ऑफ तो इन एआई। तीनों में सबसे इजी तो सर जिप्स लो ही सबसे इजी है इन तीनों में। इसीलिए तो कहा गया ना, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, सबसे न्यूनतम प्रयत्न से पर आधारित है ये। लेकिन क्वेश्चन सर बन सकता है सर इस पे। सर जिप्स ला में जो कॉमन वर्ड वो बार बार आता है, लेकिन जो स्पेशल वर्ड वो एक आधी बार कम आता है सर, और इसमें ऐसा है। कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा, वो तो सबसे नीचे चला जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हो सकता है किसी का बड़ा बहुत अच्छा वो हो। इसका ये मतलब क्या है ग्रंथ नीति का? ग्रंथ नीति का मतलब ये है कि भैया इस समय किसकी बहार चल रही है, इस समय किसकी डिमांड ज्यादा है, किस प्रकार के ग्रंथ की डिमांड ज्यादा है, किस प्रकार की सूचनाएं लोग इस समय ज्यादा हैं। हम पहले, अच्छा कुल मिलाकर के है क्या, हमने बताया ना, लाइब्रेरी में ये चीज तो हमेशा से ध्यान रखा जाएगा कि सबसे पहले जो सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण चीज है उसको लेना है आपको, या वो उससे आप तुलना करिए ना, अपूपा विधि से, APUPA क्या है वो, अम्ब्रल, पेनम्ब्रल, फिर अम्ब्रल। मतलब ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको आप आगे रखेंगे, उससे कम वाला इधर, और उससे कम वाला उधर, उससे कम वाला उधर, उससे कम वाला उधर। ये सिद्धांत तो भाई आपको लाइब्रेरी के अंतर्गत लागू करना ही पड़ेगा। ज्यादा जिसकी डिमांड है उसको आप रखिए ना पहले। आपके पास और बजट है तो ये नहीं मना कर रहा है कोई ये ला की नहीं लेना है, आप और लीजिए। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि बिब्लियोमेट्रिक का यूज आप रीडिंग मटेरियल को जो मैक्सिमम यूज हो रहा है यस उसको मंगाने के लिए करते हैं। यस, उसके लिए है बिब्लियोमेट्रिक। नहीं, क्या जरूरत है इसको मापने की, संदर्भ ग्रंथ सूची का मापन कर रहे हैं ना हम। तो सर ये पीयर रिव्यूड से सर किस तरीके से डिफरेंस हुआ सर? कौन सा पीयर रिव्यूड? ये सर एक टर्मोलॉजी आती है ना सर, पीयर रिव्यू, जो ये भी वो अलग चीज, ऑथरशिप के अंदर ही होता है। पीयर रिव्यू तो बिल्कुल भिन्न चीज है, यहाँ से उससे कोई मतलब नहीं है। पीयर रिव्यू मैं बता दूं आपको, पीयर रिव्यू क्या है कि किसी, पीयर माने क्या है, पीयर का मतलब कि किसी क्षेत्र का बड़ा व्यक्ति, बड़ा विद्वान, जैसे हिंदू धर्म का पीयर कौन होगा, कोई महंत, कोई शंकराचार्य, वो पीयर है। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत कोई मौलवी पीयर है, क्रिश्चियन के अंतर्गत फादर, वो पीयर है। इसी तरीके से एकेडमिक कम्युनिटी के अंतर्गत जो हमारा विद्वान उस विषय का विशेषज्ञ है, विद्वान है, वो पीयर है। पीयर रिव्यूड का मतलब उससे रिव्यू करा करके वो उसकी जांच कर लेगा, वो कि ये सही इनका ये शोध है कि नहीं, ये इसमें क्या कमी है, या कोई कमेंट्स है वो सुधार, वो लिखता है कमेंट्स, रिव्यू के लिए भेजा जाता है। आपको पेपर पब्लिश कराना है तो रिव्यूअर के पास जाता है, फाइनल होता है बड़े विद्वानों का। लाइब्रेरी साइंस का पेपर है तो लाइब्रेरी साइंस के फला फला विद्वान के पास हमने इसको रिव्यू
अब उसी में एक और वर्ड आता है ब्लाइंड रिव्यू। वो क्या होता है कि जब पेपर, मान लीजिए मैंने पेपर लिखा, मेरा पेपर पब्लिश करने के लिए गया, तो वहां के रिव्यूअर पीयर रिव्यू के लिए जाएगा, और ब्लाइंड रिव्यू का मतलब ये हुआ कि मेरा नाम, मेरा पदनाम, मेरा कोई भी एड्रेस, मेरी पहचान छुपा दी जाएगी। क्यों? बायस्ड हो जाएगा ना। हो सकता है वो जो विद्वान है वो मेरा गुरु हो, हमको जानता हो, कहेगा अरे वो मेरे त्रिपाठी का है यार, चलो इसको तो करना है, वो क्या कर देगा। फिर रिव्यू का मतलब क्या निकला? इसलिए उसको डबल ब्लाइंड रिव्यू ऐसे करके दो बार, दो तीन, हम मतलब ये कि हम भैया ऐसे छापते हैं बिना, तो इसीलिए ये वर्ड वहां यूज किया जाता है, पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। पीयर रिव्यू, अब आप समझ गए ना पीयर रिव्यू क्या है। पीयर रिव्यू और बिब्लियोमेट्रिक से जी सर। कोई मतलब वो वही नहीं है, संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इसके अंतर्गत। देखिए ऐसे चीजें आप लोग पूछ लिया करिए भाई। पीयर रिव्यू आपका क्लियर हो गया, ये पूछा जा सकता है। आपने अगर रिसर्च पेपर लिखा है वो देख लिया तो कहेंगे ये क्या पीयर रिव्यूड है क्या? अच्छा, पीयर रिव्यूड क्या होता है पूछ लेगा। अनलिमिटेड है क्वेश्चन आंसर। तो मेरा मतलब यही कि जो आपकी ये टर्मिनोलॉजी है लाइब्रेरी साइंस की, इन हर टर्म्स की क्या कहेंगे उसको, प्रैक्टिकल उसका मतलब एप्लीकेबिलिटी को समझ लीजिए, उसका अनुप्रयोग समझिए। ग्रंथ मिति का आज आपने एप्लीकेशन देखा, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। जब ये समझ लेंगे तब आप वहां बता ले जाएंगे। नहीं तो रटी रटाई चीज से हम आपको दे दे 100 पेज का मटेरियल, पढ़ लीजिए, आप नहीं बता पाएंगे, वहां भूल जाएंगे, लोटका में अटक जाएंगे, हो गया, नहीं समझ पाएंगे क्या है। जिफ इतना आसान सूत्र इन्होंने दिया है, आप भ्रमित हैं। पढ़ लीजिए कोई किताब से, पढ़ते रहिए, नहीं क्लियर होगा, भूल जाएंगे वहां बताने में। ये जो तरीका है ना कम्युनिकेशन का, ये इसीलिए यस सर, बुकिश लैंग्वेज बहुत टफ है। नहीं जो समझ में ये जो आता लॉज है, दिए हैं ना उसमें बहुत टफ नहीं समझ लैंग्वेज में है। आता है। मैं बहुत, अरे मैं अब दूसरे को क्या बताऊं, मैं भी तो और ये सर ये लॉज वगैरह किताबों में पल्ले भी नहीं पड़ते सर, नहीं वो पढ़ते किताबी हैं, लैंग्वेज ही बड़ी अजीब समझ होती नहीं है। आता ये सब क्या क्या कह गए, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, हाँ है ना। तो इसलिए भाई जो मेरा अप्रोच यही है, जिस चीज से मैं परेशान रहा हूं उस चीज को मैं आपको, मेरा रहता है मतलब कि वो चीज देना चाहिए। नहीं जैसे आप लोग भी बचपन में क्या है, रटवा दिया गया, हो गया, रट लिए, सुना दिए, नहीं समझ में आता था ना। अब आप वही चीज पढ़िए तो सब समझ में आएगा। हम कह रहे कोई 6th 7th 8th क्लास की कोई चीज है, अब आप उसको पढ़िए, आप देखिए आपकी जो, अब कोई चीज को समझने की, किसी चीज के बारे में कुछ बोलने की जो अब आएगी बात, वो उस समय नहीं थी। तो ये है। तो कुल मिलाकर के आप, हम लोग जो आज खास करके बिब्लियोमेट्रिक देख लिए, अब इसी में साइबर मैट्रिक। साइबर क्या है? साइबर कोई थोड़ा बता पाएगा? साइबर मैं बताता हूँ। सर, इसके अंदर सर इसमें ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो भी हमारी एक्टिविटी जो चाहिए उसके ऊपर शायद देखा जाता होगा साइबर सर। का मतलब ऑनलाइन वातावरण पे केंद्रित होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस। अब ये समझ हाँ लीजिए क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक क्या नभ मंडल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है ये। तो साइबर, अब उस साइबर में क्या क्या चीज आ गया? साइबर लाइब्रेरियन, नाम सुना होगा, साइबर लाइब्रेरियन। अरे भाई जो साइबर वाली चीज को मेंटेन करता हो, उसका मैनेजमेंट करता हो, वो साइबर लाइब्रेरियन हो गया। रेफरेंस लाइब्रेरियन, जो रेफरेंस का पूरा मैनेजमेंट देखता हो, उसकी सर्विस देता हो, रेफरेंस लाइब्रेरियन। ये होते हैं ना इस तरीके के नाम भी। तो साइबर पुस्तकालय अध्यक्ष, साइबर लाइब्रेरियन, सर साइबर इसमें लाइब्रेरी। वेबसाइट्स के स्टैटिस्टिकल गणनाओं को देखा जाता है। नहीं, साइबर नहीं, मैट्रिक्स अलग है।
तो सर इसमें जो साइबर में भी तो आपका सब वेबसाइट के थ्रू ही होता है ना सर? होता है, जितना होगा वर्चुअल होगा, वेबसाइट्स के लेकिन थ्रू होगा, तो जो हम वेबसाइट में जो हमारी जितने भी मटेरियल्स हैं, रीडिंग मटेरियल कलेक्शन है, तो उसका जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है अब सुनिए, वो साइबर मैट्रिक्स और वेबो मैट्रिक्स, वेबसाइट का अध्ययन करना और पूरी साइबर मैट्रिक्स का, वो दोनों मैट्रिक्स अलग अलग हो गए ना। आएगा तो साइबर मैट्रिक के अंतर्गत वेबो मैट्रिक भी। भाई किसी भी भाई वेबसाइट पर रहते हैं ये सब चीज, चलिए ठीक है, लेकिन अब इसका जो फॉर्मेट है, इसमें जो जो चीजें, जो भी सर कंटेंट्स, बुक्स में सर साइबर मैट्रिक्स और वेबोमेट्रिक्स एक ही दे रखा है सर, हैं? अलग अलग नहीं दे रखा सर इनको। बुक्स के अंदर मेरे पे दो किताबें हैं सर, उनमें हाँ। वेबोमेट्रिक्स और साइबर मैट्रिक को एक ही बता रखा है, अलग कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा अब अंतर था। किताबों की यही तो हमें लीला बताओ, है। वेबो मैट्रिक्स का अध्ययन क्या होता है? एक प्रकार की वेबसाइट्स का अध्ययन। एक प्रकार का मतलब क्या है? एक अभी सर हमने साइबर आपको शुरू में मैट्रिक्स दिया एक था। बॉर्डर टर्म है सर। हाँ? साइबर मैट्रिक्स एक बॉर्डर टर्म है साइबर हाँ, मैट्रिक्स, हाँ, जिसमें ज्यादा चीजें आ जाती हैं। उसमें तो जैसे सब आ वेबसाइट जाएगा। के साथ सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह भी आ जाएगा। भाई सब आएगा ना, साइबर मैट्रिक्स में आपका ई बुक भी आ जाएगा, ई कॉमर्स यस सर, भी सब। आएगा, ई गवर्नेंस भी आएगा, हम्म। ई जर्नल्स भी आएगा, सब कुछ नेटवर्क आएगा। रिसोर्सेज सब आ लेकिन जाएगा जो सर। वेबो मैट्रिक्स है, उस वेबसाइट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, और एक समान उनका स्टडी करना, कंपेरेटिव स्टडी। हमने पहला एग्जांपल यही दिया था ना, कि मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट्स का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। अब उसमें पूरी आपको टेबल बनानी होगी, पूरा ग्राफ बना के दिखाना होगा कि इनकी वेबसाइट्स कैसी है, इनकी वेबसाइट्स कैसी, इनकी वेबसाइट्स कैसी है। इनकी वेबसाइट्स में जो पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी इनमें ज्यादा आसान है। इसमें क्या है कि इन्होंने लिंक दे रखा है, वहां जाना पड़ता है, या एक नई साइट खुल जाती है, किसी में ऐसा है। मतलब कौन कितना अच्छा है, कौन कितना थोड़ा कम है। भाई अपने आप, जैसे आपने कोई चित्रकारी की है, दूसरे ने फिर वही चित्रकारी की है, तीसरे ने की है, अब उसको आप किस रूप में देखेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, अरे यार ये इनकी चित्रकारी बड़ी अच्छी है, देखिए कैसा बनाया है। इसी तरीके से उसमें उसका भी अध्ययन होता है। वो तो वेबो मैट्रिक्स है, केवल वेबसाइट्स का, और वो भी एक समान वेबसाइट्स का। अब ये नहीं भाई, आपकी एक वेबसाइट आप लीजिए IIT की वेबसाइट्स, और एक ले लीजिए अपने गवर्नमेंट कॉलेज की, MP के किसी वेबसाइट्स का अध्ययन करेंगे, क्या तुलना हो पाएगा? उनका कंटेंट्स, उनके तौर तरीके अपने हैं। आपकी कॉलेज तो, लेकिन विभिन्न जबलपुर के गवर्नमेंट कॉलेजेस की वेबसाइट्स का तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। बड़ा अच्छा रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं आप, कि कुल मान लीजिए 10 कॉलेज हैं, है ना, आपका पॉपुलेशन हो गया वो 10, अब उसमें कोई सैंपल साइज की जरूरत नहीं है, 10 की वेबसाइट्स का आपने अध्ययन किया, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, मतलब हर पहलू पर। ये है, वो वेबो मैट्रिक्स है। और साइबर मैट्रिक्स तो बहुत व्यापक हो गया। साइबर का मतलब बता दिया ना हमने, पूरा जो आपका क्या कहेंगे, पूरा वो मंडल ही वो साइबर मैट्रिक्स है। इसी तरीके से तो आपका, सर वेबोमेट्रिक्स में सर एक पर्टिकुलर वेबसाइट का हमें अध्ययन हो गया एक तरह से सर। हाँ, हाँ, पर्टिकुलर अपन किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सरकारी है चाहे कुछ भी, कुछ भी, उसका अपन ने कोई अध्ययन किया, वो हो वेबसाइट, गया। और साइबर में सर ब्रॉड हो गया, पूरा साइबर में तो सभी सब आ गया कुछ सर उसमें वहां, एक तरह सब से। कुछ आ गया भाई, सब ओके कुछ आ सर, गया, ओके, थैंक यू सर। है ना। तो ये है। अब वेबो मैट्रिक्स आपने देख, मतलब साइबर मैट्रिक्स पहले का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वेबो मैट्रिक्स आया है। और वर्तमान में अगर कोई ये कहे, जैसे जो जिफ का जो लॉ है, उसमें वेबो मैट्रिक वाला आ जाएगा,
क्या उसकी मैट्रिक्स ज्यादा आएगी वेवोमेट्रिक, क्योंकि इस समय वेवोमेट्रिक पर अध्ययन चल रहे हैं ना, तो ज्यादा आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये सब चीजें। यस सर। तो ठीक है, फिर हम लोगों की